हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को किस तरीके से रेगुलेट कर सकते हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया कि सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को बेसिकली तीन तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया था बाय द कोवैलेंट मॉडिफिकेशन ऑफ सीडीके का कोवैलेंट मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, उसका फास्फोरिलेशन या डिफॉस्फोरिलेशन कर दिया जाए। ठीक है, उसके अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कुछ सीडी के इनहिबिटर्स हैं, वो इनहिबिटर्स सीडी केज से तब तक बाइंड रहते हैं जब तक कि उन सीडी केज के एक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे उनकी जरूरत पड़ती है ये इनहिबिटर्स डिग्रेड कर दिए जाते हैं और सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होकर के अपना काम करने लगता है। ठीक है, अब और तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो रेगुलेटरी सब यूनिट होती है सीडीके की, उसका जो है कंट्रोल्ड मैनर में उसकी सिंथेसिस हो और कंट्रोल्ड मैनर में उसका डिग्रेडेशन हो। ठीक है, तो ये तीन मेजर मैंने आपको पाथवेज बताए थे या तीन मेजर मेथड आप लोग कह लीजिए जिसके थ्रू सीडी के साइक्लिन कॉम्प्लेक्स को रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, तो दो मेथड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन्स के बारे में कि साइक्लिन्स को किस तरीके से रेगुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो साइक्लिन्स के रेगुलेशन का मैंने आपको बताया था, इसके दो मेथड्स हैं। पहला तो कंट्रोल्ड सिंथेसिस एंड कंट्रोल्ड डिग्रेडेशन कंट्रोल्ड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो ये दो मेजर मेथड हैं जिसके थ्रू रेगुलेटरी सब यूनिट को कंट्रोल किया जाता है, यानी साइक्लिन्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको साइक्लिन्स के बारे में बताना चाहूंगा। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के लेक्चर में मैं आपको जो कुछ भी बताने वाला हूं, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझ गए तो आधा सेल डिवीजन आप यही समझ जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा रोल साइक्लिन का ही है, पूरा का पूरा खेल साइक्लिन का ही है, क्योंकि साइक्लिन ही रेगुलेट करती है सीडीके को। तो साइक्लिन प्रेजेंट है तो सीडीके एक्टिव है, साइक्लिन एब्सेंट है तो सीडीके इनएक्टिव है। तो साइक्लिन्स का रेगुलेशन ये डिफाइन करता है कि कौन सा सीडीके कब और कितनी देर के लिए एक्टिव रहेगा। तो इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि साइक्लिन्स करते क्या हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, साइक्लिन्स आर रेगुलेटरी सब यूनिट ऑफ सीडीके। सीडीके की रेगुलेटरी सब यूनिट है। इट बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट सीडीके। ठीक है, ये हो गया। तीसरा, साइक्लिन्स आर नेम्ड एज साइक्लिन because its concentration changes throughout the cell cycle। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको साइक्लिन्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक से पॉइंट है, मैंने पहले लेक्चर में भी आपको ये चीज बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब मैं आपको सीडी केज का रेगुलेशन बता रहा था, मैं आपको सीडी केज के बारे में बता रहा था, तो वहां पे मैंने आपको सीडी केज के तीन बेसिक फीचर्स बताए थे। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स बताए थे। तो यहां पे भी मैं आपको साइक्लिन्स के थ्री मेजर फीचर्स बताता हूं। सबसे पहले इसके तीन मेजर या तीन की फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो वो तीन की फीचर्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला, साइक्लिन्स बाइंड्स टू
binds to and activates CDKs and provides substrate and stage specificity ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहला की फीचर हो गया। दूसरा की फीचर, द साइक्लिन्स present in the stage of cell cycle only they triggers and absent in other cell cycle phases ठीक है। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द साइक्लिन्स does not only progresses a stage but also involved in the preparation of next event of cell cycle ठीक है। तो ये तीन मेजर पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट तो आप लोग समझ रहे होंगे, साइक्लिन्स बाइंड्स टू एंड एक्टिवेट CDKs एंड प्रोवाइड देम सबस्ट्रेट एंड स्टेज स्पेसिफिसिटी। मैं शुरू से चिल्लाता आ रहा हूं ये चीज, ठीक है। दूसरा, स्पेसिफिक टाइप की साइक्लिन सिर्फ उसी स्टेज में प्रेजेंट होगी जिसको वो ट्रिगर करती है, उसके बाद उसको हटा दिया जाएगा वहां से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा, तो क्या होगा, साइक्लिन का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है। जब इसकी जरूरत है कंसंट्रेशन बढ़ गया, जब जरूरत नहीं तो कंसंट्रेशन कम हो गया, ठीक है। इसीलिए इनको साइक्लिन्स बोलते हैं, ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि साइक्लिन की खास बात यह है कि ये उसी फेज को, जिस फेज में इनकी जरूरत होती है उसको तो ये प्रोग्रेस कराती ही है, तो आपको पता है। उस स्टेज के प्रोग्रेशन के साथ साथ जो आने वाला स्टेज है, मान लीजिए कोई साइक्लिन है वो जीवन फेज में काम कर रही है, जीवन साइक्लिन है, ठीक है, जीवन साइक्लिन है और ये जीवन फेज को प्रोग्रेस करा रही है, ठीक है। और ये साइक्लिन जीवन फेज को प्रोग्रेस कराने के साथ साथ इसके बाद आने वाला फेज कौन सा है, एस फेज, ठीक है। इसके बाद आने वाला फेज है एस फेज। तो ये जो साइक्लिन जीवन में काम कर रही है, जीवन को तो प्रोग्रेस कराएगी, क्या कराएगी, इसका तो प्रोग्रेशन कराएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो आने वाला एस फेज है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो भी एंजाइम चाहिए होंगे, उन सब की सिंथेसिस भी यही वाला साइक्लिन करेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक मोशन सेट हो जाता है जिसके थ्रू जो सेल साइकिल होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसके, ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइक्लिन्स के, जो आपको पता होना चाहिए अगर आपको सेल साइकिल का रेगुलेशन अच्छे से समझना है तो, ठीक है। तो ये तो बात रही साइक्लिन्स के बारे में, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब बात करते हैं कि साइक्लिन्स को रेगुलेट कैसे किया जाता है, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो साइक्लिन्स के रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन्स की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ साइक्लिन्स कैसे कैसे करेंगे, मैं आपको पहले ही आउटलाइन दे चुका हूं, ठीक है। साइक्लिन्स की अगर हम लोग रेगुलेशन की बात करें तो दो पॉइंट्स यहां पे इंपॉर्टेंट हैं, दो तरीके से इनका रेगुलेशन किया जाता है। एक तो कंट्रोल्ड सिंथेसिस, ठीक। और डिटेल में हम लोग बात करेंगे जब हम लोग सेल साइकिल के स्टेजेज में पहुंचेंगे, तो एक एक चीज और डिटेल में थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कंट्रोल सिंथेसिस, इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर आप इस लेक्चर को समझ गए तो आधा सेल डिवीजन, आधी सेल साइकिल आप यही समझ जाएंगे,
ठीक है। कंट्रोल्ड सिंथेसिस का मतलब ये हुआ कि mRNA का ट्रांसक्रिप्शन कंट्रोल होगा। इट इज कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ controlled at the level of gene transcription ठीक है, जीन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ये कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। ठीक है, डीएनए के पास कुछ ऐसे सेगमेंट होंगे, कुछ ऐसे जीन्स होंगे जो स्पेसिफिक टाइप की साइक्लिन्स की सिंथेसिस करते होंगे। ठीक है, फिर से समझिएगा, डीएनए के पास कुछ ऐसा सेगमेंट होगा जिसको हम लोग जीन बोलते हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइप के साइक्लिन के लिए एमआरएनए को कोड करता होगा। ठीक है, वहां से एमआरएनए बनेगा और फिर वो एमआरएनए क्या बनाएगा, साइक्लिन बनाएगा। ठीक है, यही तो होता है ना, किसी भी प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो ये जो साइक्लिन प्रोटीन आ रही है, ये साइक्लिन प्रोटीन डीएनए के किसी सेगमेंट से आ रही होगी, उस डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जब तक उस साइक्लिन की जरूरत नहीं है तब तक जीन के ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप रखा जाए, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी तो सिग्नल आएगा तो क्या होगा, जीन का ट्रांसक्रिप्शन बढ़ेगा, और ट्रांसक्रिप्शन बढ़ते ही एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से साइक्लिन की सिंथेसिस होगी। तो सिंथेसिस लेवल पर साइक्लिन्स को इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, किसको कंट्रोल किया जाता है, हम आगे चल के बात करेंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्कस करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए कि जब हम लोग कंट्रोल सिंथेसिस की बात करेंगे तो हम लोग जीन लेवल पे बात करेंगे कि जीन से एमआरएनए नहीं बन रहा है। कौन सा एमआरएनए नहीं बन रहा है, जो कि साइक्लिन्स को कोड कर रहा है, वो वाला एमआरएनए सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए साहब, एमआरएनए भी बन गया, प्रोटीन सिंथेसिस भी हो गई, ठीक है, और साइक्लिन बन गई है। अब क्या होगा, अब अगर कंट्रोल करना है तो इसका डिग्रेडेशन किया जाएगा। और डिग्रेडेशन कब किया जाएगा, मैंने आपको बताया कि जो साइक्लिन्स होती हैं वो स्टेज स्पेसिफिक होती हैं। ठीक है, सपोज दैट एक साइक्लिन है, वो G1 फेज में काम कर रही है। ठीक है, और G1 फेज कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक साइक्लिन है, ठीक है, जो G1 में काम कर रही है। G1 फेज कंप्लीट हो गया, जैसे ही G1 फेज कंप्लीट होगा तो अब इस साइक्लिन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। क्या होगा, इसका डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, सेल चली जाएगी एस फेज में। जैसे ही एस फेज कंप्लीट होगा तो यहाँ पे भी कोई साइक्लिन होगी, बताऊंगा आगे चल के मैं आपको। जैसे ही एस फेज कंप्लीट हुआ, इस साइक्लिन की कोई जरूरत नहीं, अब इसका क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा। तो कंट्रोल्ड मैनर में डिग्रेडेशन होगा, जब जरूरत नहीं है तो इनको डिग्रेड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब प्रोटीन डिग्रेडेशन की जब हम लोग बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन के बाद मैं आपको प्रोटीन डिग्रेडेशन के बारे में ही बताऊंगा। तो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए भी दो मेथड्स हैं। एक तो प्रोटीएजेज होते हैं जो कि सिंपली अमीनो एसिड में उसको तोड़ते चले जाते हैं, स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीएजेज होते हैं, इनके बारे में बात करूंगा। दूसरा होता है प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन। प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन। ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में सवाल आ सकता है। ठीक है, प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन होगा। अब प्रोटियासोमल क्या होता है, प्रोटियासोम बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, प्रोटीन डिग्रेडेशन करता है। और इस एंजाइम की खास बात, ध्यान से सुनिएगा, इस एंजाइम की खास बात ये होती है, ये उन्हीं प्रोटीन का डिग्रेडेशन करता है जिसपे यूबीक्विटिन जुड़ा हो। किसको डिग्रेडेट करता है, जिसपे यूबीक्विटिन जुड़ा हो। ठीक है, तो यूबीक्विटिन जुड़ेगा, प्रोटीन के डिग्रेडेशन से पहले उस पे यूबीक्विटिन जोड़ा जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है यूबीक्विटिनाइलेशन। ठीक है, और ये जो यूबीक्विटिन जुड़ने की प्रोसेस होती है, इसको कुछ एंजाइम्स हैं जो कैटालाइज करते हैं, उनको कहा जाता है यूबीक्विटिन लाइगेज। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपके समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। जब साइक्लिन्स की जरूरत नहीं है तो उनका डिग्रेडेशन किया जाएगा। प्रोटीन डिग्रेडेशन के बेसिकली दो मेथड्स होते हैं, एक तो प्रोटीएज मीडिएटेड डिग्रेडेशन होता है और दूसरा प्रोटियासोम मीडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। प्रोटीएज मीडिएटेड डिग्रेडेशन सिंपल होता है, वो प्रोटीएज जाते हैं, वो काटते चले जाते हैं, स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस से काट देते हैं प्रोटीन्स को, आगे चल के बताऊंगा आपको। ठीक है, दूसरा प्रोटियासोमल मीडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। प्रोटियासोम बेसिकली एक एंजाइम होता है, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोटियासोम पूरी मशीनरी होती है, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा मैं।
ठीक है। प्रोटियासोमल डिग्रेडेशन की खास बात यह है, प्रोटियासोम्स उन्हीं प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं जिनमें यूबीक्विटिन जुड़ा हो। ठीक है। और दूसरी बात, यूबीक्विटिन जोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं जिनको यूबीक्विटिन लाइगेज बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे दो तरीके के, अब फिर से एक चीज और मैं आप यहाँ पे क्लियर करता चलूं, जब भी हम बात करेंगे प्रोटीन में यूबीक्विटिनाइलेशन की, प्रोटीन में यूबीक्विटिनाइलेशन की जब भी बात करेंगे, तब हम लोग दो तरीके का यूबीक्विटिनाइलेशन देखेंगे। ठीक है, ये तो मैं एक्स्ट्रा चीज आपको बता दे रहा हूं, यहाँ पे टर्म आ गया। तो जब बात करते हैं प्रोटीन यूबीक्विटिनाइलेशन की, प्रोटीन में यूबीक्विटिन का जुड़ना, ठीक है, तो दो तरीके का यूबीक्विटिनाइलेशन हमको देखने को मिलता है। पहला मोनो यूबीक्विटिनाइलेशन, मोनो यूबीक्विटिनाइलेशन, मोनो यूबीक्विटिनाइलेशन, और दूसरा होता है पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन, पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन। ठीक है, दो तरीके के यूबीक्विटिनाइलेशन आपको देखने को मिलेंगे प्रोटीन्स में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं मोनो यूबीक्विटिनाइलेशन की, तो इसका मतलब कोई प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है, ठीक है, सपोज दैट ये एक प्रोटीन है और इसके साथ में एक यूबीक्विटिन यूनिट जुड़ी हुई है, तो ये मोनो यूबीक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन है। और जब इस तरह का मोनो यूबीक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन दिखती है, तो ये एक तरीके का कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का, कोवैलेंट मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, और मोनो यूबीक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं, इनको प्रोटियासोम्स रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बल्कि अगर मोनो यूबीक्विटिनाइलेशन किसी प्रोटीन का हुआ है, तो ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स एक्टिविटी ऑफ दैट प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, आगे चल के इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। मोनो यूबीक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन्स जो होती हैं, वो प्रोटियासोम का टारगेट नहीं होती हैं। मोनो यूबीक्विटिनाइलेशन एक तरीके का कोवैलेंट मॉडिफिकेशन है जो प्रोटीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, दूसरा है पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा, पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन यहां पे मैं आपको समझाता हूं। अगर बात करें पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन की, पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन की, ठीक है, बात अगर करेंगे पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन प्रोटीन की, तो होता क्या है, एक प्रोटीन है, ठीक है, एक प्रोटीन है, सपोज दैट ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन पे बहुत सारे यूबीक्विटिन यूनिट्स जुड़ गए आके, ठीक है, बहुत सारे यूबीक्विटिन आकर के जुड़ गए। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे पॉली यूबीक्विटिनाइलेशन, बहुत सारे यूबीक्विटिन आकर के जुड़ गए, तो ये सिग्नल है, ये सिग्नल है प्रोटियोसोम्स के लिए। ये क्या होंगे, रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोटियासोमल मशीनरी, प्रोटियासोम मशीनरी। ठीक है, इसको प्रोटियासोम्स क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे और इसका क्या करेंगे, डिग्रेडेशन। ठीक है, तो प्रोटियोसोमल डिग्रेडेशन कब होगा, जब प्रोटीन्स पॉलीयूबीक्विटिनाइलेटेड होगी। ठीक है, और पॉलीयूबीक्विटिनाइलेशन के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली यूबीक्विटिन लाइगेजेज होते हैं, यूबीक्विटिन लाइगेजेज होते हैं। और ये यूबीक्विटिन लाइगेजेज में 3 एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, 3 एंजाइम से मिलकर के बने होते हैं। इसमें एक होता है E1 यूबीक्विटिन लाइगेज, E2 यूबीक्विटिन लाइगेज और E3 यूबीक्विटिन लाइगेज। ठीक है, इसका लाइगेजेज जो होते हैं वो बेसिकली यूबीक्विटिन लाइगेजेज जो होते हैं उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, E1, E2, E3। ठीक है, 3 एंजाइम्स होते हैं उसमें। ठीक है, अब इसमें क्या होता, कैसे ये यूबीक्विटिनाइलेट करते हैं प्रोटीन्स को, थोड़ा सा इस चीज को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। ठीक है, कैसे ये एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन के यूबीक्विटिनाइलेशन में। क्या होता है, एंजाइम E1 होता है, एंजाइम E1 आता है, ठीक है, और वो क्या लेकर के आता है, एक यूबीक्विटिन से बाइंड करता है, तो बनता क्या है, यूबीक्विटिनाइलेटेड एंजाइम 1। ठीक है, इसके साथ में एक यूबीक्विटिन लग गया। ठीक है, फिर क्या होता है, ये एंजाइम इस यूबीक्विटिन को ट्रांसफर कर देता है एंजाइम E2 पर। ठीक है, और खुद रिलीज आउट हो जाता है, खुद क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। तो रिजल्टिंग क्या बनता है, यूबीक्विटिनाइलेटेड एंजाइम E2। ठीक है,
फिर से ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले E1 आया, E1 क्या किया, यूबीक्विटिन से बाइंड किया, ठीक है, तो E1 यूबीक्विटिनाइलेट हो गया। फिर क्या हुआ, E2 आया, E2 ने क्या किया, इस यूबीक्विटिन को अपने ऊपर ले लिया, E1 रिलीज हो गया। अब क्या होगा, अब E3 आएगा, E3 आएगा, E2 निकल जाएगा, E2 निकल जाएगा, और जैसे E2 निकलेगा तो इस यूबीक्विटिन को कौन ले लेगा, E3 ले लेगा, ठीक है, E3 ले लेगा। और ये जो E3 है ये इस यूबीक्विटिन को ट्रांसफर करता है किस पे, एक अपनी टारगेट प्रोटीन पे, ठीक है। अब क्या होगा, टारगेट प्रोटीन आएगी, टारगेट प्रोटीन आएगी, और ये E3 क्या होगा, निकल जाएगा और इस यूबीक्विटिन को ट्रांसफर कर देगा इस प्रोटीन पर, तो ये प्रोटीन क्या हो गई, यूबीक्विटिनाइलेट हो गई। तो फाइनली इस प्रोटीन को यूबीक्विटिनाइलेट किसने किया, E3 ने किया, इसीलिए कहा जाता है E3 यूबीक्विटिन लाइगेज। तो मेजर फंक्शन किसका हुआ, E3 यूबीक्विटिन लाइगेज का हुआ। तो प्रोटीन पर यूबीक्विटिन को ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा, E3 करेगा, इसीलिए इसको कहा जाता है E3 यूबीक्विटिन लाइगेज। ये क्या करेगा, प्रोटीन का यूबीक्विटिनाइजेशन करेगा। ये प्रोसेस बार बार होती रहेगी। यहां से जब E1 रिलीज हो गया तो दूसरे यूबीक्विटिन को लाएगा, फिर तीसरे यूबीक्विटिन को लाएगा, फिर चौथे ऐसे ही करके इसको पॉली यूबीक्विटिनाइलेट करते हैं और प्रोटीन का डिग्रेडेशन होता है। यही सेम प्रोसेस फॉलो होती है साइक्लिन्स के डिग्रेडेशन में, ठीक है। अब ये जो यूबीक्विटिन लाइगेजेस हैं ये कई तरीके के हो सकते हैं, कई तरह के यूबीक्विटिन लाइगेज की फैमिली हैं, ठीक है, सेल्स में, जो अपना अपना काम निर्धारित समय पे करती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें साइक्लिन्स के डिग्रेडेशन की, तो वहां पे भी इनका जो डिग्रेडेशन होता है वो यूबीक्विटिन लाइगेज मीडिएटेड डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। यूबीक्विटिन मीडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन कैसे होता है, साइक्लिन्स आर डिग्रेडेड, साइक्लिन्स are degraded by प्रोटियासोम, ठीक है, प्रोटियासोम। प्रोटीन यूबीक्विटिन ligases mediates polyubiquitinylation of cyclins which is a target for the proteasomal machinery, प्रोटियासोम, ठीक है, वो प्रोटियासोम के लिए फिर टारगेट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली सारा काम कौन करेंगे, यूबीक्विटिन प्रोटीन यूबीक्विटिन लाइगेजेस करेंगे, जो कि प्रोटीन्स को यूबीक्विटिनाइलेट करेंगे और फिर फर्दर प्रोटियासोम उसको रिकॉग्नाइज करेगा, पॉलीयूबीक्विटिनाइलेटेड प्रोटीन्स को, और उसका डिग्रेडेशन करेगा, ठीक है। तो कौन कौन से यूबीक्विटिन लाइगेजेज हैं सेल साइकिल में और किस किस स्टेप पे काम करते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। तो साइक्लिन्स के डिग्रेडेशन की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन तभी होगा जब वो पॉलीयूबीक्विटिनाइलेट होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें साइक्लिन्स के यूबीक्विटिनाइलेशन की, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। तो यहां पे दो मेजर यूबीक्विटिन लाइगेजेज हैं, ठीक है, दो मेजर यूबीक्विटिन लाइगेजेज हैं। एक को कहा जाता है एससीएफ यूबीक्विटिन लाइगेज, और दूसरा होता है APC/C, ठीक है। बताता हूं क्या होता है। एससीएफ आया है इसके प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट के फर्स्ट लेटर से, ठीक है, जैसे इसको बोलते हैं SKP1, ठीक है, और इसका सेंट्रल पार्ट होता है क्यूलिन, और इसमें एक F बॉक्स होता है, F बॉक्स प्रोटीन, ठीक है। तीन प्रोटीन से मिलकर के बेसिकली ये SCF कॉम्प्लेक्स बना होता है, ठीक है। और ये जो SCF होता है ये एक तरीके का यूबीक्विटिन लाइगेज है, ठीक है। उसके बाद है APC, ये दूसरा यूबीक्विटिन लाइगेज है जो साइक्लिन्स का
डिग्रेडेशन, साइक्लिन्स का यूबिक्विटिनाइलेशन करता है और उसको डिग्रेडेशन के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, सॉरी फैक्टर नहीं, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, या सी का मतलब होता है साइक्लोसोम, या इसी को साइक्लोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं साइक्लोसोम। ये दोनों ही यूबिक्विटिन लाइगेजेज हैं और ये साइक्लिन्स को यूबिक्विटिनाइलेट करके उसको डिग्रेडेशन के लिए प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके डिग्रेडेशन को प्रमोट करते हैं या इंड्यूस करते हैं। ठीक है, तो कब कौन सा यहां पे काम करेगा, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एचसीएफ की खास बात ये होती है, एचसीएफ यूबिक्विटिन लाइगेज की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स को यूबिक्विटिनाइलेट करता है। ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। यूबिक्विटिनाइलेट ओनली फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स, सिर्फ फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स को यूबिक्विटिनाइलेट करता है। ठीक है, इसका टारगेट कौन होगा, फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स होंगे। जब इनको फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स मिलेगी तब क्या होगा, तब ये उसको यूबिक्विटिनाइलेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे ये जो एचसीएफ होते हैं ये एक्टिव थ्रू आउट द सेल साइकिल होते हैं, एक्टिव थ्रू आउट द सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल में एक्टिव होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पूरी सेल साइकिल में एक्टिवेट होते हैं, लेकिन ये प्रोटीन का यूबिक्विटिनाइलेशन तभी करेंगे जब उनको कोई फास्फोरिलेटेड प्रोटीन मिलेगी। ठीक है, ये एक इनकी खास बात हो गई। वहीं पे अगर हम लोग ये एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर की बात करें, एपीसी की बात करें, तो ये क्या करते हैं, यूबिक्विटिनाइलेट्स नॉन फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स, नॉन फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स, ये नॉन फास्फोराइलेटेड प्रोटीन्स को क्या करते हैं, यूबिक्विटिनाइलेट करते हैं। ठीक है, ये इनकी खास बात हो गई। ठीक है, तो ये वाले क्या करेंगे, ये फास्फोराइलेटेड प्रोटीन को यूबिक्विटिनाइलेट करेंगे, ये नॉन फास्फोराइलेटेड प्रोटीन को यूबिक्विटिनाइलेट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी सेल साइकिल में एक्टिवेटेड नहीं रहते हैं, नॉट एक्टिवेटेड थ्रू आउट द सेल साइकिल, पूरी सेल साइकिल में एक्टिवेट नहीं रहते हैं। जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इनको एक्टिवेट किया जाता है, और इनको एक्टिवेट करने के लिए खुद इन्हीं का फास्फोरिलेशन करना पड़ता है, खुद इनका ही फास्फोरिलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे इनका फास्फोरिलेशन किया जाता है, क्या होता है, सब एनाफेज में, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें तो एचसीएफ क्या कहते हैं, कंट्रोल्स G1 to S transition by degradation of G1 to S cyclin। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है G1 to S ट्रांजिशन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एपीसीसी की, तो ये किसको कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स क्रोमोसोम सेग्रीगेशन एट मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन by degrading एनाफेज इनहिबिटर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्रोमोसोम सेग्रीगेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये एस फेज साइक्लिन्स के भी डिग्रेडेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और वहीं पे हम लोग एचसीएफ की अगर बात करें तो ये क्या करता है, G1 to S ट्रांजिशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये इनकी खास बात है, आपको पता होना चाहिए और बहुत ध्यान से इन सारी चीजों को आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है,
थोड़ी सी और चर्चा करते हैं इसके बारे में कि इनकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी कहां से आती है। इनमें अगर बात करें हम लोग HCF की, ठीक है, HCF की अगर हम लोग बात करें तो HCF में एक पार्ट होता है जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था F बॉक्स रीजन जो होता है HCF का, ये इसको कहा जाता है रिसेप्टर प्रोटीन या रिसेप्टर पार्ट, ठीक है। और यही रिसेप्टर प्रोटीन क्या करता है, इसको सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी देता है, ये सबस्ट्रेट से बाइंड कराता है इसको, ठीक है। दूसरा, एपीसी में दो प्रोटीन्स हैं। एपीसी में अगर हम लोग देखें तो इनके इसमें जो है दो प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो इसको सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं। एक है CDC20 और दूसरी है CDH1, ठीक है। दो यहाँ पे सबस्ट्रेट स्पेसिफाइंग प्रोटीन्स होती हैं, बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। एपीसी की जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है वो इन दोनों प्रोटीन्स पे डिपेंड करती है। कौन सी प्रोटीन कब काम करेगी अभी मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं। जब मैं आपको सेल साइकिल पूरी तरीके से पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको एनाफेज बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि दोनों प्रोटीन्स किस तरीके से सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं और कहां पे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूं। CDC20 जो सबस्ट्रेट स्पेसिफायर है वो कब जुड़ा होगा एपीसी से, ये बाउंड होता है इन द एनाफेज। ये एनाफेज में काम करता है एपीसीसी के साथ और उन प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन कराता है, डिग्रेड द एनाफेज इनहिबिटर्स, मतलब ऐसी प्रोटीन का इनहिबिशन करेगा, ऐसी प्रोटीन्स का डिग्रेडेशन कराएगा जो एनाफेज की इनहिबिटर है, मतलब क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन को जिन्होंने रोक के रखा है, ठीक है, इनहिबिटर्स। आगे चल के फिर मैं इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं आपको। CDC20 कब काम करेगा एपीसीसी के साथ, जब सेल्स एनाफेज में होंगी, ठीक है, उस कंडीशन में काम करेगा। वहीं पे अगर हम लोग बात करें CDH1 की, तो CDH1 बाउंड होगा, CDH1 बाउंड इन द टीलोफेज, ये एपीसीसी के साथ में टीलोफेज में होगा और G1 में होगा, ठीक है। और क्या करेगा ये क्या करेगा, डिग्रेडेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन्स का डिग्रेडेशन करेगा और सेल को माइटोसिस से बाहर लेकर के आएगा, ठीक है। तो ये CDH1 कब होगा, CDH1 टीलोफेज में होगा और G1 में होगा, ठीक है, दो जगह पे होगा। CDC20 कब होगा एपीसीसी के साथ में, ये एनाफेज में होगा और एनाफेज इनहिबिटरी जो प्रोटीन्स हैं उनके डिग्रेडेशन को प्रमोट कराएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर के साथ में। कब करेंगे, कैसे करेंगे, एनाफेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। पीसी यूबिक्विटिन लाइगेज के जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, इनके जो सबस्ट्रेट्स होते हैं, इनके सबस्ट्रेट्स के पास में एक कंजर्व्ड मोटिफ होता है। क्या होता है, एक मोटिफ होता है, कंजर्व्ड मोटिफ होता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रक्शन बॉक्स, ठीक है, जिसको कहा जाता है डिस्ट्रक्शन बॉक्स, ठीक है। और अगर इस डिस्ट्रक्शन बॉक्स को डिलीट कर दिया जाए, डिलीशन अगर इसका कर दिया जाए, डिलीशन ऑफ डिस्ट्रक्शन बॉक्स, डिलीशन अगर इसका कर दिया जाए तो सेल्स माइटोसिस से एग्जिट नहीं कर पाती हैं, सेल्स डज नॉट एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, सेल्स माइटोसिस से एग्जिट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है डिस्ट्रक्शन बॉक्स, आगे चल के इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया एपीसी यूबिक्विटिन लाइगेज के जो भी सबस्ट्रेट है उनके पास एक मोटिफ है जिसको डिस्ट्रक्शन बॉक्स बोलते हैं। ये डिस्ट्रक्शन बॉक्स यूबिक्विटिनाइलेशन और प्रोटीन डिग्रेडेशन को प्रमोट कराता है, जिसके थ्रू उनका डिग्रेडेशन होता है। अगर इस बॉक्स का डिलीशन कर दिया जाए तो वो प्रोटीन डिग्रेड नहीं हो पाती हैं। और जो डिस्ट्रक्शन बॉक्स देखा गया, फर्स्ट डिस्ट्रक्शन बॉक्स जो डिस्कवर किया गया था, फर्स्ट डिस्ट्रक्शन बॉक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो डिस्कवर किया गया था वो एस फेज साइक्लिन में देखा गया था और एम फेज साइक्लिन में देखा गया था।
एम फेज साइक्लिन में देखा गया था। तो ये देखा गया कि अगर एम फेज साइक्लिन से इस डिस्ट्रक्शन बॉक्स को डिलीट कर दिया जाए, एम फेज साइक्लिन में से इस डिस्ट्रक्शन बॉक्स को अगर डिलीट कर दिया जाए तो सेल्स जो है वो माइटोसिस से एग्जिट ही नहीं कर पाती हैं, वो हमेशा माइटोसिस में ही बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट एक पोर्शन होता है किसका, सबस्ट्रेट्स का, मतलब उन साइक्लिन्स का जो जिन्हें टारगेट करता है एपीसीसी यूबीक्विटिन लाइगेज। ठीक है, तो ये तो बात रही एपीसीसी यूबीक्विटिन लाइगेज की। थोड़ा सा एचसीएफ और एपीसीसी यूबीक्विटिन लाइगेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, एपीसीसी एंड एचसीएफ both are ring finger एचसीएफ और एपीसीसी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात, ये दोनों ही रिंग फिंगर फैमिली की प्रोटीन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, दोनों ही रिंग फिंगर फैमिली की प्रोटीन है, मतलब दोनों में ही रिंग फिंगर पाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली 4 मेजर पार्ट होते हैं इन प्रोटीन्स में, दोनों ही प्रोटीन्स में 4 मेजर पार्ट हैं। एक तो है रिंग फिंगर, दूसरा है स्कैफोल्ड होता है जो प्रोटीन को स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है, एक एडाप्टर होता है। एडाप्टर का काम क्या होता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ना। ठीक है, तो दूसरे पार्ट को जोड़ता है। और एक पोर्शन होता है रिसेप्टर का जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एचसीएफ की, तो यहाँ पे रिंग फिंगर जो होती है वो आरबीएक्स1 प्रोटीन से बनी होती है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें एपीसीसी प्रोटीन की, तो एपीसीसी में ये एपीसी11 से बना होता है। ठीक है, एपीसी11 से क्या बना होता है, रिंग फिंगर पोर्शन जो होता है वो बना होता है। ठीक है, CUL1 से कुलिन जिसकी हम लोग बात करें, कुलिन से जो होता है वो स्कैफोल्ड बना होता है, यहाँ पे APC2 होता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग एडाप्टर की, तो यहाँ पे SKP1 होता है एडाप्टर, कहाँ पे, SCF प्रोटीन में SKP1 एडाप्टर के फॉर्म में होता है। जबकि APCC कॉम्प्लेक्स में एडाप्टर का भी कुछ पता नहीं है, अननोन है, बट एडाप्टर होता है वहां पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें रिसेप्टर प्रोटीन की, जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी देता है, तो एफ बॉक्स यहाँ पे रिसेप्टर की तरह काम करता है एचसीएफ के केस में। वहीं पे मैंने आपको बताया एपीसीसी कॉम्प्लेक्स में 2 ऐसी प्रोटीन्स हैं जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, एक केस ऐसा है जहां पे CDC20 इसको सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है, और दूसरा केस है जहां पे CDH1 इसको सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड करती है। तो ये टोटल स्ट्रक्चर है, दोनों में ये चीजें डिफरेंट हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है चीज। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बात रही एपीसीसी कॉम्प्लेक्स की और एचसीएफ कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, मुझे आपको बताना था सिर्फ डिग्रेडेशन के बारे में, साइक्लिन्स के डिग्रेडेशन के बारे में। मैंने आपको सिंपली बता दिया कि यूबीक्विटिन मेडिएटेड डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, ये लेक्चर इतने पे ही खत्म था, लेकिन मैंने आपको वो पूरा पोर्शन बताया कि कौन कौन से प्रोटीन यूबीक्विटिन लाइगेजेज हैं, उनकी क्या खास बात होती है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट डीप डिस्क्रिप्शन दिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करेंगे कि साइक्लिन्स काम कैसे करती हैं, कैसे ये डिफरेंट सेल साइकिल स्टेजेस को किस तरह से गवर्न करती हैं, किस तरह से रेगुलेट करती हैं, और किस तरह से ये स्पेसिफिक सीडीके को एक्टिवेट करके एक स्टेज से दूसरे स्टेज में सेल साइकिल का ट्रांजिशन कराती हैं। ठीक है, तो हम लोग बेसिक पार्ट से थोड़ा सा निकल करके अब हम लोग सेल डिवीजन वाले पार्ट पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म में आपको मुझे इतना बताना था कि किस तरीके से चीजें कंट्रोल होती हैं। ठीक है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से मॉलिक्यूल्स कंट्रोल होते हैं, किस तरीके से प्रोटीन कंट्रोल होती है, और कौन सी प्रोटीन किस सेल साइकिल स्टेज को कंट्रोल करती है। अब आपके पास इसकी बेसिक नॉलेज है और मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी आपको पता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बात करेंगे किस तरह से सेल्स एक स्टेज से दूसरे स्टेज में उसका ट्रांजिशन होता है, और साइक्लिन्स किस तरह से इस पूरी प्रोसेस को फैसिलिटेट करती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।